I once again confirm with somebody. Very good afternoon, friends. We are into this non-destructive test in the concrete. Up till now, for testing the concrete, that is for testing the concrete's compressive strength, tensile strength, flexural strength, and the shear strength, we have learnt various methods by casting the cubes, by taking the bores or the cores, and then after that it is being crushed in the compression testing machine. But these are all the destructive methods wherein some concrete is being casted and destructed or crushed. So therefore they are called as the destructive testing methods. है ना, कंक्रीट के क्यूब हमने कास्ट किया, कंक्रीट के सिलेंडर कास्ट किया, या जो कंक्रीट हो चुका है, हार्ड हो चुका है, उसमें से कोर निकाला हमने खोद के, एक बोरिंग करके, और फिर उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में सीटीएम जिसको बोलते हैं उसमें उसकी कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल, फ्लेक्जरल या शियर स्ट्रेंथ हमने निकाला, कैलकुलेट किया, वर्कआउट किया। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी 2-3 बार आ सकती है कि जैसे पहले तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ही थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि जैसे कंक्रीट या कंक्रीट का स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, ओल्ड स्ट्रक्चर, उसमें क्रैक्स है, उसमें आपको कहीं तो भी डैमेजेस दिख रहे हैं, तो ऐसे कंक्रीट की क्वालिटी, ऐसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ऐसे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए अब हमारे पास में कोई क्यूब नहीं है, हमारे पास में कोई सिलेंडर नहीं है, और इतने पुराने कंक्रीट में से हम कोर भी निकालना रिस्की है, वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर को ही डैमेज ना कर दे। ये एक सिचुएशन हो गई। और दूसरा ऐसा हो सकता है एक आधे बार कि आपका फ्रेश कंक्रीट हो चुका है, एखादे स्लैब का हुआ, एखादे बीम का हुआ, एखादे एबटमेंट का हुआ है कंक्रीट का, और जो क्यूब आपने कास्ट किए, द क्यूब्स व्हिच यू हैव कास्टेड फॉर द टेस्टिंग, आइदर द क्यूब कास्टेड फॉर द compressive strength or the specimens, यानी क्यूब नहीं बोलेंगे क्योंकि वो क्यूबिकल साइज के नहीं रहते, इसलिए मैंने स्पेसिमन वर्ड यूज किया, कि जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर के साइज के रहते, या 15 बाय 15 बाय 70 सेंटीमीटर के साइज के रहते, या सिलिंड्रिकल मेंबर्स कंक्रीट के हमने कास्ट किया और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में, फ्रेश कंक्रीट के, आइदर आफ्टर द 28 days, 7 days, और बाय द इमीडिएट हॉट वाटर क्यूरिंग जिसको हम बोलते हैं, उससे क्यूरिंग करके 24 आवर्स में उसका स्ट्रेंथ लिया। लेकिन वो स्ट्रेंथ यदि हमें चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन की स्ट्रेंथ है, उससे यदि कम आ गई तो फिर क्या करेंगे? ऐसे एक आधे बार उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि क्यूब आपने जो कास्ट किया, वो क्यूब कास्ट करते वक्त कुछ तो भी मिस्टेक हो गई और वो क्यूब की स्ट्रेंथ कम आ गई, है ना। हम एज ए सिविल इंजीनियर, the cube strength always represents the strength of the concrete that has been casted at site. जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो हमने इस कंक्रीट जो साइट पे बनाया है उसकी वो क्यूब स्ट्रेंथ बताता है ना। और यदि वो स्ट्रेंथ यदि कम आती है तो इसका मतलब हमारे साइट पे हमने जो कंक्रीट बनाया है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का नहीं है। अब इसमें एक आधे बार गलती हो सकती है कि आपको तो कॉन्फिडेंस है
कि मैंने तो अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट बनाया, उतना ही सीमेंट यूज किया, अच्छा क्यूरिंग भी किया, लेकिन आइदर 28 दिन के बाद में 28 डे स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, या एक्सेलरेटेड क्यूरिंग एक टेस्ट हम पढ़े हैं जिसमें 24 आवर्स के बाद में इमीडिएट हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है, या बाकी भी टेंसाइल या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। ये स्ट्रेंथ यदि वो कैरेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम आती है तो हमारे मन में डाउट आ सकता है कि एक आध बार हमने जो क्यूब कास्ट किया है वो कास्ट करते वक्त कुछ तो भी गलती हुई है। तो फिर से हम कैसा टेस्ट करेंगे उसको ऐसे दोनों सिचुएशन में? अब क्या कर सकते हैं? पहली सिचुएशन मैंने पहले बताया कि पुराना स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्ट्रक्चर है, और दूसरा नया स्ट्रक्चर है, लेकिन ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ द क्यूब्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ऐसे इसमें हमारे पास में दूसरा ऑल्टरनेटिव है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। ना डिस्ट्रक्ट करते हुए, यानी वो अभी क्यूब तो है ही नहीं हमारे पास में, कोर भी नहीं है, ना स्पेसिमन है कंक्रीट के, तो इसको टेस्ट हम कंक्रीट को ना फोड़ते हुए, ना तोड़ते हुए, लेकिन जैसे हमारे पास में थर्मामीटर रहता है, एक आधे डॉक्टर के पास में स्टेथोस्कोप रहता है, एक्सरे रहता है, सोनोग्राफी करते हैं, है ना? आप कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा होगा, किसी का आपके रिलेटिव का हुआ होगा, आप भी कहीं डॉक्टर के पास। तो ऐसे कुछ मेथड है क्या कि जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी पता चले और कंक्रीट में क्या वाइड्स है कि क्रैक्स है उसको भी पता चल सके? तो ऐसे टेस्टिंग को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, मुझे लगता है सबके शॉर्ट में अच्छे से ध्यान में आ गया होगा जिंदगी भर, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये आपको लाइफ लॉन्ग ख्याल में रखना है। अभी मैं आपको फिर से इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं। दिस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज ए पावरफुल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग एंड स्टडी of the existing concrete structure. So this is a very powerful method or powerful tool with us wherein we can evaluate करना है ना, analyze करना, उसका पता करना, we can evaluate and study the existing concrete structure, जो concrete structure अभी exist कर रहे हैं, may be old structure, may be new structure, with reference to its strength and durability। ना, ये तो हम पहले लेक्चर से दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो जो जो अभी जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी ना क्यूब फोड़ते हुए, ना सिलेंडर फोड़ते हुए हम उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पता करें। असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट, जो कंक्रीट हार्ड हो चुका है उसकी क्वालिटी क्या है वो पता कर सके, एसेस कर सके। कंक्रीट में यदि क्रैक है तो टू नो द क्रैक डेप्थ, या कोई माइक्रो क्रैक है तो वो माइक्रो क्रैक भी कितनी है उसका पता कर सके। और वो कंक्रीट में यदि कोई डिटीरियरेशन हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रोग्रेसिव डिटीरियरेशन आर ऑल्सो स्टडीड बाय दिस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। ठीक है, so with these methods we can find out all these elements, all these things of the existing concrete structures. This is very important. In non-destructive testing methods, the specimens are not loaded. Specimen यानी क्या? क्यूब या कंक्रीट का मेंबर, जो स्ट्रक्चर का मेंबर है, स्लैब है, बीम है, एबटमेंट है, पियर है, these you can call as a specimen। और कंक्रीट का क्यूब कास्ट करते हैं, सिलेंडर करते हैं, या फ्लेक्चरल का करना है टेस्टिंग तो 15x15x70 का स्पेसिमन, या उसका भी एक मेंबर कास्ट करते हैं 10x10x50 का भी। तो दीज आर नॉट लोडेड टू फेल्यूर, यानी इनको हम फेल होने तक के या क्रश होने तक के दे आर नॉट लोडेड,
and the strength found cannot be equal to absolute values of the strength. लेकिन एक ही है थोड़ा सा 19-20 कि ये टेस्टिंग से जो भी हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं वो जो क्रशिंग से जो स्ट्रेंथ निकलते हैं उसके एकदम बराबर नहीं आएगी, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा थोड़ा कम ही आएगी, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब हम इसको यूज नहीं करें ऐसा नहीं, बिल्कुल इसको यूज करना ही है। सो दिस मेथड ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग does not crush the concrete cubes or the cylinders or the specimen, or they are not loaded to failure, but may not give the absolute values of the strength, that is the characteristic strength exact values if crushed to the failure. But with the help of this non-destructive testing we can get the hardness, that is the resistance to penetration of the projectiles. ये टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं? कंक्रीट का हार्डनेस, टफनेस, that is resistance to penetration of certain projectiles, certain members. एक रिबाउंड नंबर हमें पता चलता है, पहली जो टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पता होता है, जिसके ऊपर से we can find the hardness or toughness of the concrete or the compressive strength. Resonant frequency and ability to allow ultrasonic pulse velocity to propagate through it. Some ultrasonic waves are passed through the concrete member, जैसे एक्सरे पास होता है हमारे बॉडी में से, या कोई सोनोग्राफी हम करते हैं तो सोनोग्राफिक वेव्स आर पास थ्रू आवर बॉडीज, ह्यूमन बॉडी, और उसको एक्सरे स्क्रीन के ऊपर में पता चलता है वो जाने के बाद में कि अंदर क्या गड़बड़ है बॉडी के, हमारे शरीर में। वैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स रहती है, दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज आर पास थ्रू द कंक्रीट, उसको अल्ट्रासोनिक पल्स करके बोलते हैं, और उसकी वेलोसिटी गिनी जाती है, एंड दैट वेलोसिटी of those ultrasonic waves which are propagated or pass through the concrete gives the frequency and gives the inner structure of the concrete. The electrical properties of the concrete are also given by this ultrasonic pulse velocity finding. Its ability to absorb, scatter and transmit X-rays and gamma rays can also be found out with this non-destructive testing. Its response to nuclear activation and its acoustic emission. All these properties are used in non-destructive testing methods. So with the help of all these testings, non-destructive testings allows us to estimate the moisture content in the concrete, its density, thickness, and cement content also, with the help of which we can find out the strength of the concrete, durability, and the elastic parameters of the concrete are found out, modulus of elasticity, etc., Poisson's ratio. This is also approved, this non-destructive testing is also approved by our Indian standard. यानी ये ऐसी कोई हवा में नहीं है, ये इसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, and its approval is mentioned in IS 456-2000. IS 456-2000 para 17.8 approves non-destructive testing, wherein the two tests, that is the pulse ultrasonic testing velocity, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड है 13311 part 1, which are included in our syllabus to test. The methods, these are the wordings of the Indian standard for 456. It is also given in your notes also. So this method adopted include ultrasonic pulse velocity, IS 13311 part 1,
एंड द रिबाउंड हैमर, जो भी अभी हम इमीडिएट पढ़ने वाले हैं, रिबाउंड हैमर। IS 13311 पार्ट 2, ये दो IS है, ये मैं आपको आपके ग्रुप में या आपके गूगल क्लास में शेयर करूंगा, दोनों IS 13311 part 1 which deals with the pulse ultrasonic testing, and the IS 13311 part 2 which deals with the rebound hammer. With the help of these two tests, we can probe the penetration, pull out and the maturity of the concrete. So the IS mentions that this NDT, इसको शॉर्ट में NDT करके भी बोलते हैं, आपके अभी धीरे धीरे ध्यान में आना चाहिए। NDT, non destructive testing, call as the NDT. I will use the word NDT here. NDT provide alternative to core test for estimating the strength of concrete in structure on, or can supplement the data obtained from limited number of the cores. है ना, बहुत बार कंक्रीट में से हम कोर निकालते हैं, तो वो कोर से जो टेस्टिंग से जो भी हमें स्ट्रेंथ मिलती है या और कोई उससे परमेबिलिटी टेस्ट करके किया तो ड्यूरेबिलिटी भी मिल सकती है, उसके वॉइड्स मिल सकते हैं, तो वो हमें ये एनडीटी से मिल सकते हैं, ऐसा आईएस ने बोला है। These methods are based on measuring concrete property that bears relationship to the strength. ये जो दो मेथड है, इससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे वो अब आगे में पढ़ेंगे। So the degree of accuracy can be found out with the correlation between strength and physical qualities measured by the non-destructive test. There are various non-destructive tests we have. Some tests we will be discussing now, but I will list the various methods. I will let you know the various methods. Before going to non-destructive testing, as we have discussed earlier, the cracks should be visually inspected. There are various other non-destructive methods that is the half cell electrical potential method, Schmidt rebound hammer method we will be learning today, carbonation depth measurement test, permeability test is also there to measure the flow of water through the concrete, penetration resistance or Windsor probe test is there, converter testing is there to measure the distance of steel reinforcement bar beneath the surface of the concrete. यानी कंक्रीट के अंदर में रीइंफोर्समेंट बार को कितना कवर दिया है वो भी हमें कन्वर्टर टेस्ट से पता हो सकता है। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इज देयर टू डिटेक्ट द वॉइड्स इन द कंक्रीट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग जो हमारे सिलेबस में है, mainly used to measure the sound velocity of the concrete and hence the compressive strength of the concrete, and certain sonic methods used like the instrumental hammers etc. With the help of these sonic echoes and the transmissions are calibrated to know the concrete density. In short, the non-destructive methods are surface hardness test, rebound test, penetration and pull-out techniques, dynamic or vibration test, combined methods, ultrasonic pulse velocity and rebound, जो हम दोनों भी पढ़ने वाले, used to find the strength and the permeability or the durability of concrete, radioactive and nuclear methods, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल मेथड्स एंड एकॉस्टिक एमिशन मेथड्स। ठीक है, दीज आर दी इन शॉर्ट। और इससे और बहुत मेथड है, आजकल ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके कारण वी आर गेटिंग लॉट ऑफ द मेथड्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाईफाई और सब बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये हमारे पास में ये टूल्स आ गए हैं नए नए। So we are entering into our first test, that is the rebound hammer test.
Okay, concentrate on this, very important. For this test, the Indian standard is 1303-11 or 13311 part 2, 1992. As I have just told you, I will put both these IS, part 1 and part 2, on your Google Classroom. You can download it. So this is the rebound hammer test. It is invented by Mr. Schmidt from Germany. So therefore it is called as the Schmidt rebound hammer test. Non-destructive testing of the concrete method, that is the rebound hammer. As we presently cannot perform it, it is there in our college. Both these tests, that is the Schmidt rebound hammer as well as pulse ultrasonic testing machine, both these are in our college. They are in working condition. And everybody can perform the test on that. We will try to go through this first test. And then if that we can download the test from the YouTube, or you can see on the YouTube and get the idea. And if we meet in person in the college, we can perform in college also. The sketch of the equipment is like this. Okay, I will explain on next 4-5 slides. The sketch will be there. We will first understand the principle. The test is based on the principle that the rebound of an elastic mass depends on the hardness of the surface against which the mass impinges. Yeah, impacts. Pinges means impacts. ये प्रिंसिपल इसका ऐसा है कि यदि कोई चीज, जैसे एखादा बॉल है, हम एखादे दीवाल के ऊपर में या समझो फ्लोरिंग के ऊपर में, रबर बॉल है या हमारा क्रिकेट बॉल भी है, उसको यदि उसको जमीन पे जोर से फेंकते हैं या एखादे दीवाल पे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. जितने जोरों से बॉल फेंकेंगे उतने ही जोरों से वो बॉल पीछे में आएगा. ये तो एक हो गया, इसमें ये प्रिंसिपल यूज करते पहला, या न्यूटन्स थर्ड लॉ. लेकिन दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ये जो रिबाउंड है, ये जो जैसे मैंने बॉल का आपको बताया, ये बॉल ऐसे आप समझिए कि एक आधा इलास्टिक मास है, एक आधा पत्थर है. तो इसका रिबाउंड जितने फोर्स से हम फेंकते हैं उसके ऊपर तो डिपेंड है ही, लेकिन इसका रिबाउंड जो सरफेस के ऊपर में हम फेंक रहे हैं वो सरफेस कितना हार्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड है. ये सरफेस यदि हार्ड है, कड़क है, तो वो उतने ही जोरों से वापस आएगा. यदि ये सरफेस नरम है, जैसे ये कंक्रीट का सरफेस है, तो ये हार्ड सरफेस है, उतने ही रिबाउंड से वो मास जितने जोरों से हमने फेंका उतने जोरों से उल्टा आएगा. यदि ये सरफेस लकड़ी का सरफेस है, वुडन सरफेस है, तो उतने जोरों से आएगा नहीं. यदि ये सरफेस रबर का है तो उतने जोरों से नहीं आएगा. ये सरफेस प्लास्टिक का है तो उतने जोरों से नहीं आएगा. और ये सरफेस एक आधे लिक्विड का है, पानी का है, तो उतने जोरों से नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है कि दैट द रिबाउंड ऑफ एन इलास्टिक मास depends on the hardness of the surface against which this mass impinges. This mass is thrown or rebounds. तो जैसे यहां पे आपको अभी समझ में आ रहा होगा, इसका फंडामेंटल यही है कि कंक्रीट का जो सरफेस है वो कंक्रीट कितना हार्ड है उसके ऊपर में अब ये इक्विपमेंट हम समझते जाते हैं थोड़ा.
ये इसका प्रिंसिपल अभी आपके यदि ध्यान में आ गया होगा। तो अभी ये इक्विपमेंट के इनसाइड हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या फंडामेंटल है। इन द रिबाउंड हैमर, ये जैसे एक मास है जिसको इलास्टिक मास बोलते हैं हम, जो अभी हमने बोला, जैसे ये एक आधा बॉल है, रबर बॉल नहीं है, ये हार्ड मास है किसी मेटल का या किसी हार्डर मटेरियल का, मोर देन रबर, हार्डनेस इज दिस मास is fixed with a spring, and this spring is attached to a plunger। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट है इसमें कि ये एक मास है, एक अच्छा वजनदार पदार्थ है, और ये इसको स्प्रिंग को अटैच किया है, और ये स्प्रिंग को एक प्लंजर या ऐसा एक लोहे का टुकड़ा रहता है, वो प्लंजर को इसको लगाया है, और ये पूरी जो असेंबली है ये एक एनकेसमेंट में इसको फिक्स किया है। The spring loaded mass has a fixed energy imparted to it by extending the spring to fixed position। अब ये स्प्रिंग को लगाया हुआ मास है, तो ये मास को, ये जैसे प्लंजर है, इसको जैसे हम एक आधे हार्ड सरफेस, ये प्लंजर बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलता है हम आगे में देखते हैं, बहुत लंबा प्लंजर है, ये बाहर निकलता है। तो ये प्लंजर को ये कंक्रीट के सरफेस के ऊपर में हम दबाते हैं, तो दबाने के बाद में नेचुरली ये प्लंजर अंदर जाता है, और इसको ये स्प्रिंग लगाया हुआ है, तो ये स्प्रिंग तनता है, दिस स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड एंड द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इनटू दिस स्प्रिंग। द प्लंजर इज इंसर्टेड इनसाइड दिस एनकेसमेंट टिल इट रीचेस टू इट्स एंड पॉइंट। पूरा के पूरा प्लंजर अंदर जाता है, ये प्लंजर को और ये मास को ये स्प्रिंग से जोड़ा है, तो प्लंजर जब अंदर जाता है तो ये स्प्रिंग तन जाता है, और ये मास उतना ही पीछे जाता है तनने के बाद में, और ये जब पूरा के पूरा जब अंदर चले जाता है, तो यहां पे एक अरेंजमेंट ऐसी है पीछे में कैच करके जहां जो लिखा है, तो उसके कारण ये स्प्रिंग जो है, जो अभी पूरा तना हुआ है, ये रिलीज हो जाता है, या ये प्लंजर रिलीज हो जाता है, और रिलीज हो जाने के बाद में प्लंजर तो अंदर जब जाता है ये, लेकिन ये स्प्रिंग रिलीज हो जाता है, और ये जितना स्प्रिंग तना हुआ है, प्लंजर वैसा ही है, अंदर गया है पूरा के पूरा, लेकिन स्प्रिंग रिलीज हो गया है, तो जो तना हुआ स्प्रिंग है वो स्प्रिंग का टेंशन रिलीज हो जाता है, और उतने ही जोर से ये मास अभी आगे में आता है ना। आपने बचपने में वो खिलौने में बंदूक देखी होगी कि वो जिसको वो एरो रहता है आगे में, और वो एरो को अंदर दबाया तो वो अंदर का स्प्रिंग खींचा जाता है, और जैसा ही खटका दबाया तो वो बंदूक में का वो एरो बाहर निकलता है, पर अब जोरों से बाहर निकलता है, और किसी दीवार के ऊपर में वो चिपक जाता है। आपने शायद देखा होगा, उस टाइप का ही प्रिंसिपल है कि वो स्प्रिंग तन जाता है, और तनने के बाद में ये कुछ हद तक तनने के बाद में, यानी पूरा के पूरा ये जो प्लंजर है अंदर जाने के बाद में ये स्प्रिंग रिलीज हो जाता है, और स्प्रिंग रिलीज हो जाने के बाद में ये मास रिलीज होता है, खुल जाता है, और ये जोरों से आके ये स्प्रिंग को ठोकता है जोरों से, या ये प्लंजर के पार्ट को जोरों से धड़क मारता है। So, in rebound hammer, the spring-loaded mass has a fixed amount of energy imparted or given to it by extending the spring to a fixed position। यानी ये fixed position है ना, ये कैचे तक के, खींचने तक के। This is achieved by pressing the plunger। How it is achieved? कैसे करते हैं? By pressing the plunger against a smooth surface of concrete which has firmly supported। कंक्रीट के जो मेंबर की स्ट्रेंथ पता करना है, हार्डनेस पता करना है, उसके ऊपर ये प्लंजर को दबाते हैं, उसके कारण स्प्रिंग तन जाता है और मास भी तन के पीछे जाता है।
upon release means after the spring is released, the mass rebounds from the plunger. ये मास जो है ये प्लंजर के ऊपर से रिबाउंड होता है, स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्क्रीट सरफेस, यानी प्लंजर अभी भी कॉन्क्रीट सरफेस को है ही चिटका हुआ, ये इसको ठोकता है और ये मास पीछे जाता है, रिबाउंड होता है. दिस मास रिबाउंड्स फ्रॉम द प्लंजर. ये प्लंजर से ठोकने के बाद में इट बैक्स. तो इसका जो बैक मूवमेंट है, कितना पीछे गया, वो एक यहाँ पे एक राइडर इसको मास को लगाया हुआ रहता है, एक मार्किंग रहता है जिसको राइडर करके बोलते हैं. वो ये मास कितना पीछे गया वो स्केल के ऊपर में बताता है. यहाँ पे एक स्केल रहती है ऊपर में, वहां पे ये मास कितना पीछे गया वो दिखाता है. वो स्केल पे उसको रिबाउंड नंबर करके बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज द रिबाउंड नंबर. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मास आफ्टर रिबाउंड expressed as the percentage of initial extension of the spring is called as the rebound number. बहुत important है. It is indicated by the rider moving along a graduated scale. ये यहाँ पे राइडर है, ये राइडर जितना पीछे जाता है उस पर से हमें रिबाउंड नंबर पता चलता है. और ये रिबाउंड नंबर पता चलने के बाद में दिस रिबाउंड नंबर इज एन आर्बिट्ररी मेजर since it depends on the energy stored in the given spring and the size of the mass. ये जो रिबाउंड नंबर है ये काय के ऊपर डिपेंड है, ये मास के ऊपर डिपेंड है. कितने किलोग्राम का, कितने ग्राम का मास है, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास एंड द टेंशन गिवन टू द स्प्रिंग and the elastic property of the spring. तो ये राइडर से रिबाउंड नंबर पता करने के बाद में हम हाउ फ्रॉम दिस रिबाउंड नंबर वी कैन फाइंड द हार्डनेस, टफनेस और द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स. उसके पहले थोड़ा सा जैसे मैंने अभी बताया कि ये काय के ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन दी हार्डनेस और टफनेस ऑफ द कंक्रीट सरफेस. ठीक है. सो द टेस्ट इज सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द एग्रीगेट एंड द वॉइड्स इमीडिएटली अंडरनीथ द प्लंजर. यानी ये प्लंजर के जो सामने है, नीचे में है, उसके नीचे में कंक्रीट के एग्रीगेट है. तो वह एग्रीगेट कितना हार्ड है, कितना टफ है, उसके ऊपर वो डिपेंड है. और कंक्रीट में के सरफेस में कोई वाइड्स है क्या, उसके ऊपर भी डिपेंड है. यदि वाइड्स है, छेद है, हनीकॉम्बिंग है, तो इसका हार्डनेस या टफनेस उतना रहेगा नहीं और उतना रिबाउंड नहीं होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एग्रीगेट एंड वाइड्स इमीडिएटली अंडरनीथ द प्लंजर, so that it is necessary to take 10 to 12 readings over the area to be tested. तो इसलिए क्या करते हैं, जो एरिया हमें टेस्ट करना है, जिस यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, वहां पे सिर्फ एक ही बार ये प्लंजर का इंपैक्ट नहीं करते, ये 10-12 बार इसको टेस्ट करते हैं और एवरेज फिर रिबाउंड नंबर लेके उस पर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं. Actually, there is no unique relation between hardness and strength of concrete, but experimental relationship can be determined for a given concrete. ऐसे कोई हमारे पास में थियोरेटिकल या मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि ये रिबाउंड नंबर जो हमें पता चलता है, ये रिबाउंड नंबर से हम कंक्रीट का हार्डनेस पता करेंगे और उस पर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर सकेंगे. लेकिन हम ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं कि ये उसको कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कि ये इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्प्रिंग लगाया, मास लगाया, और इसका रिबाउंड नंबर यदि हमने निकाला और जो कंक्रीट के ऊपर ये नंबर निकाला, वो कंक्रीट के क्यूब कास्ट किए हमने और वो क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला और उसका रिबाउंड नंबर, इसमें कोरिलेट करके
हम बोल सकते हैं कि ये रिबाउंड नंबर यदि आया तो ये कंक्रीट की ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये इसका मतलब है। देयर इज नो यूनिक रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ऐसे कोई हार्डनेस जो इस पर से पता चलता है, रिबाउंड नंबर जो पता चलता है, इसकी कोई फिक्स्ड कोरिलेशन नहीं है। लेकिन हम कंक्रीट के क्यूब बहुत सारे कास्ट करके उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेके हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं बिटवीन द रिबाउंड नंबर एंड द compressive strength. But experimental relationship can be determined for the given concrete. The relationship is dependent upon factors affecting the concrete surface, such as degree of saturation and carbonation, etc. We will see which are the factors which affect this rebound number or hardness of the concrete surface. है ना, ये जो टेस्ट है ये काय के ऊपर डिपेंड है रहेगी कि कंक्रीट का जो सरफेस है जिसके ऊपर हम ये प्लंजर इम्पिंज कर रहे हैं, प्लंजर ठोक रहे हैं, प्लंजर इंपैक्ट कर रहे हैं, वो कंक्रीट के सरफेस का हार्डनेस के ऊपर डिपेंड है ना। तो वो उस पर से हमें ये पता चलेगा। इन कॉन्सिक्वेंस द श्मिट हैमर टेस्ट इज यूजफुल as a measure of uniformity and relative quality of concrete in structure or in the manufacture of number of similar precast members, but not as an acceptance test. तो ये जो श्मिट हैमर या रिबाउंड हैमर है, इस पर से हम कंक्रीट का हार्डनेस या टफनेस निकालेंगे और टेंटेटिवली बाय फाइंडिंग द कोरिलेशनशिप अर्लियर, यानी पहले हम बहुत सारे क्यूब कास्ट करेंगे, वो क्यूब के ऊपर ये मशीन चलाएंगे, इसका रिबाउंड हैमर देखेंगे और वही क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और हम रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द रिबाउंड नंबर। अभी जो हमने कैसा रिबाउंड नंबर आता वो पता किया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस राइडर which is attached to the mass which impinges or which rebounds back after it impacts on the concrete surface, उस पर से रिबाउंड नंबर और वो रिबाउंड नंबर और कंक्रीट की एक्चुअल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका कोरिलेशनशिप हम निकालेंगे और वो कोरिलेशनशिप यदि हमारे पास में है रिलेशनशिप, तो हम बोल इसको फिर जो कंक्रीट पे हमें टेस्ट करना है उसके ऊपर इंपैक्ट करके जो भी रिबाउंड नंबर आता है वो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है भाई। सो इन कॉन्सिक्वेंस द श्मिट हैमर टेस्ट इज यूजफुल टू मेजर द यूनिफॉर्मिटी एंड रिलेटिव क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर। तो इस पर से हम कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो पता कर सकते हैं। लेकिन हम 100% इसका उपयोग एक एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए नहीं ले सकते। ये हमें ऊपर कंक्रीट की क्वालिटी पता कर सकता है और प्रीकास्ट या प्रीस्ट्रेस्ड मेंबर की भी ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता दे सकता है। ये इक्विपमेंट रहता है, ये जैसा ये ऐसा स्टील बॉडी में एनकेस्ड रहता है। यहाँ पे ये जो स्केच फोटोग्राफ्स है, स्केचेस है, ये जैसे ये उसका प्लंजर है, तो इसको ऐसा कंक्रीट सरफेस में दबाने के बाद में ये प्लंजर अंदर जाता है। ये प्लंजर अंदर जाने के बाद में यहाँ पे रिलीज एक स्विच रहता है, वो उसको उसने टच किया, अटैच किया कि ये स्प्रिंग से ये वेट है यहाँ पे मास, ये मास रिलीज हो जाता है और क्योंकि स्प्रिंगिंग एक्शन है, स्प्रिंग भी रिलीज होता है, मास भी रिलीज होता है, तो वो मास जोरों से आगे में आता है और ये प्लंजर को ठोकता है और ये प्लंजर फिर कंक्रीट सरफेस को ठोकता है। प्लंजर भी रिटर्न आता है या रिटर्न धक्का खाता है, which is transferred to this mass, and then this mass on which a rider or a arrow is fixed, which gives the rebound number on certain scale, which is calibrated with the compressive strength of the concrete. In this way, this is the equipment. Now, what are the limitations of this test?
ये टेस्ट जो है मैंने अभी जैसे बताया, ये टेस्ट हम 100% इस पर से जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो 100% हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसमें कोई अड़चन है, प्रॉब्लम है, क्या है वो हम लिमिटेशन देख सकते हैं। ये जो इम्पिंज होता है, ये जो रिबाउंड होता है, ये काय के ऊपर डिपेंड है? ये स्मूथनेस ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड है। सरफेस जितना स्मूथ कंक्रीट का उतना रिबाउंड अच्छा। यदि ये सरफेस हार्ड है, रफ है, तो ये रिबाउंड उतना अच्छा आएगा नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमन। जो भी कंक्रीट का मेंबर है उसका साइज, उसका शेप, वो सिलिंड्रिकल है तो उतना अच्छा उसके ऊपर वो इम्पैक्ट आ नहीं सकता क्योंकि सिलिंड्रिकल, यदि लेकिन प्लेन है तो आ सकता है, बड़ा साइज है तो भी अच्छा आएगा इम्पैक्ट, इम्पिंच। एंड रिजिडिटी और हार्डनेस ऑफ द स्पेसिमन। कंक्रीट सरफेस का जो हार्डनेस है उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि एखादा लोहे का सरफेस है, आयरन सरफेस, इट इज मोर हार्डर देन द कंक्रीट सरफेस। concrete surface is more harder than the wooden surface. Wooden surface is more harder than the plastic surface. Plastic surface is more harder than the liquid surface, है ना? ये हार्डनेस की डेफिनेशन बोल सकते हैं या रिजिड बोलेंगे। तो वो स्पेसिमन के रिजिडिटी के ऊपर में उसका रिबाउंड या इम्पिंज डिपेंड है भाई। दूसरा है क्यूरिंग। आपने अच्छा क्यूरिंग किया तो अच्छा हार्ड कंक्रीट रहेगा। क्यूरिंग यदि अच्छा नहीं किया, अच्छा है ना, 28 डेज, 7 डेज, है ना? क्यूरिंग, इमीडिएट क्यूरिंग, curing you all know it is a very important process. If you cure the concrete very properly, then also it gives the hardness nicely. Age of the concrete, एज यानी कंक्रीट ताजा है, 1 दिन का कंक्रीट है, 2 दिन का है, 7 दिन का है, 28 डेज का है, 1 month old concrete. So curing and age of the surface and internal moisture content of the concrete. कंक्रीट गीला है, थोड़ा उसमें मॉइस्चर है, तो भी उसका इफेक्ट इम्पैक्ट के ऊपर गिरेगा। टाइप ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के 3 हमने बेसिक टाइप देखा है इनिशियली: नॉर्मल एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट एंड हेवी एग्रीगेट, हेवी वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट, light weight and heavy weight. The normal aggregates such as the gravels and crushed rock aggregates give similar correlations, but concrete made with lightweight aggregate require special calibration. ठीक है, लाइट वेट एग्रीगेट है तो उसके लिए आपको जो रिबाउंड नंबर है उसको अलग से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, उस रिबाउंड नंबर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। टाइप ऑफ द सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट कैन गिव स्ट्रेंथ 100% हायर than that with OPC, and the PPC, super sulfated cement, can give 50% lower strength than that with the ordinary cement. तो हाई एल्यूमिना सीमेंट ये हार्डनेस ज्यादा देता है, तो उसकी इम्पैक्ट अच्छा आएगा, इम्पिंज अच्छा आएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी कंपेयर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC और द सुपर सल्फेटेड सीमेंट। टाइप ऑफ द मोल्ड यानी अगेन साइज एंड शेप ऑफ द मेंबर एंड कार्बोनेशन ऑफ द कंक्रीट सरफेस। कार्बोनेशन मैंने प्रोसेस आपको समझाया है कि व्हेन द कंक्रीट कम्स इन कांटेक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, द कैल्शियम ऑक्साइड or calcium hydroxide into the concrete, into the cement, gets converted into calcium carbonate, CaCO3. This CaCO3 is harder. It is as hard as concrete. So there, that is called as the carbonation. And as we are carrying out this test at the surface of the concrete, and the carbonation also takes place at the surface of the concrete. So therefore, the carbonation affects the impact or impinge of that rod
and therefore it depends that depends on the that gives that affects the hardness and the compressive strength. So these are the limitations. Now the interpretation of the results. We have seen how to find the rebound number. The rebound hammer method provides a convenient and rapid indication of the compressive strength of the concrete by means of establishing a suitable correlationship between the rebound number or rebound index and the compressive strength of concrete. ये जो rebound hammer है, ये rebound hammer का यूज करके हमें रिबाउंड नंबर मिलता है या जिसको रिबाउंड इंडेक्स भी बोलते हैं. तो ये रिबाउंड नंबर या रिबाउंड इंडेक्स और वही कंक्रीट के क्यूब कास्ट करके उसकी यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाला, ये दोनों में हम को रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. यानी समझो रिबाउंड नंबर 5 आया एखादे कंक्रीट का और वो कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 150 किलोग्राम या 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि रिबाउंड नंबर 5 मींस 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, रिबाउंड नंबर 6 मींस समझो उसके क्यूब कास्ट किए तो वो समझो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है. तो वी कैन से that the 6 rebound number means 20 Newton per mm square. In this way, this is called as the establishing correlationship between the rebound number, rebound index and compressive strength of concrete. ये correlationship एक बार हमारे पास में आ गई, एक आधा ग्राफ इसका आ गया, तो we can use this rebound hammer for the newer concrete, for the other concrete. और उसका रिबाउंड नंबर या रिबाउंड इंडेक्स हमें पता चल गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये है. लेकिन ये कहां करते हैं हम इसको, ये कंक्रीट के सरफेस के ऊपर करते हैं. द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कोरिलेशन बिटवीन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड concrete and its rebound number is to measure both the properties simultaneously on concrete cubes. यानी दोनों में को रिलेशनशिप यानी यदि हमें पता करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि कंक्रीट के क्यूब कास्ट करना पड़ेगा, उसका क्यूरिंग करना पड़ेगा, आइदर 3 days 7 days और 28 days और एक्सेलरेटेड क्यूरिंग. उसके ऊपर रिबाउंड हैमर यूज करना पड़ेगा. वो रिबाउंड हैमर यूज करके उसका रिबाउंड नंबर या रिबाउंड इंडेक्स पता करना पड़ेगा. वही कंक्रीट क्यूब को अभी कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्रश करेंगे, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और रिबाउंड नंबर और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें कोरिलेशनशिप फॉर्म करेंगे. इसमें क्या कोरिलेशनशिप है और इसका यूज हम टू फाइंड आउट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनदर फ्रेश कंक्रीट वी कैन फाइंड आउट. In general, the rebound number increases as the strength increases. It has been found that as the rebound number increases, the strength increases. But it is also affected by number of parameters as mentioned in earlier. जो हमने कुछ limitations दिखे तो उसमें जो हमने पैरामीटर देखे तो उसके कारण भी rebound number बढ़ सकता है. It is also pointed out that the rebound indices or rebound number are indicative of the compressive strength of concrete limited to certain depth from the surface. है ना, कंक्रीट समझो बहुत ज्यादा थिकनेस का है, कम थिकनेस का है, 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जैसे बीम है, स्लैब है, तो ये रिबाउंड नंबर क्या करेगा कि ये हम कंक्रीट के सरफेस को ये रिबाउंड हैमर को ठोक रहे हैं तो कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये सरफेस के पास की देगा. लेकिन जो कंक्रीट अंदर में है, एक आधा बहुत बड़ा डैम है, एक आधा बहुत बड़ा बीम है, कॉलम है, एबटमेंट है और अंदर का कंक्रीट उतना हार्ड नहीं है, तो अंदर के कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ है वो नहीं हमें पता हो सकती है. इससे क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इंपैक्ट कहां कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर कर रहे हैं. सो देयरफॉर इट इज पॉइंटेड आउट दैट द रिबाउंड इंडाइसेस और द रिबाउंड नंबर आर इंडिकेटिव ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टू ए लिमिटेड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस. सरफेस जो है, सरफेस से लिमिटेड डेप्थ तक का ही जो कंक्रीट है उसकी ही ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें देगा. इफ द कंक्रीट इन पर्टिकुलर मेंबर हैज इंटरनल माइक्रो क्रैकिंग, कंक्रीट के अंदर क्रैक्स है, सम फ्लॉज हनीकॉम्बिंग है,
या हेट्रोजीनियटी है, मैंने बोला आपको कंक्रीट हेट्रोजीनियस है, तो अंदर कोई वॉइड्स है, क्रैक्स है कंक्रीट के सेक्शन में, और उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन कंक्रीट मेंबर बहुत बड़ा है। तो ये रिबाउंड हैमर हमें, या रिबाउंड इंडाइसिस डज नॉट गिव दैट फ्लॉ, दैट प्रॉब्लम इन द कंक्रीट। रिबाउंड हैमर इंडाइसिस विल नॉट इंडिकेट द सेम। ये कहां का बताएगा हमें? सिर्फ कंक्रीट के सरफेस का। ये इसके ड्रॉबैक है। अभी जो नेक्स्ट है वो टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो पल्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का है। वो उसका ये फोटोग्राफ है। आप अगली बार, अभी आज रुकते हैं, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर से आज के लेक्चर के वीडियो जो डालूंगा मैं उसको देखिए, नोट्स में जाइए, यूट्यूब में देखिए इसको कैसा यूज करते हैं,